कि यूरोप के 27 देशों ने मिलकर के यूरोपियन यूनियन नाम से एक संघ बनाया हुआ है। कभी इसके अंदर ब्रिटेन हुआ करता था जिसने ब्रेग्जिट कर लिया, उसके बाद ये 27 बचे, पहले ये 28 लोग हुआ करते थे। यूरोप के इन देशों में सबसे शक्तिशाली जो देश है वो फ्रांस है, जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। पूरे यूरोप में अगर बात करें तो दो ही देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, एक के पास फ्रांस के पास और एक के पास ब्रिटेन। जर्मनी जो यहां का इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो फ्रांस से भी ऊपर बैठा है, लेकिन उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। कारण पहले ही जान लेते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और यह हार गया, जर्मनी हारा, हिटलर मरा, उस समय यह तय हुआ कि विजेता जो राष्ट्र रहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, वही न्यूक्लियर बॉम्ब रखेंगे। तो यूरोप के अंदर से ब्रिटेन और फ्रांस वो देश थे जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब था। बाकी जर्मनी चूंकि युद्ध हारा था तो उसके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। चलिए, तो फिलहाल के लिए हम फोकस करते हैं फ्रांस के ऊपर जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और दूसरा यूके के ऊपर। यूके यूरोपियन यूनियन में नहीं आता, इसलिए अभी फिलहाल फ्रांस के ऊपर फोकस। चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि भाई साहब इनके अंदर फिर से अभी हम जिंदा हैं। वो अगर आपने फिल्म वेलकम देखी हो और उसके अंदर एक कलाकार है, नाम कमेंट बॉक्स में बता दें, जो बार बार निकल के आता है यही कहता है अभी हम जिंदा हैं। ये कुछ उस तरह की बातें मैक्रोन करते दिख रहे हैं। आप ऐसा कहेंगे कि क्यों बोल रहे हैं, मैं थोड़ा कंटेक्स्ट दे देता हूं तब जाकर आप इस पर लौटिएगा। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके अंदर लीडर बनकर निकला फ्रांस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, लीडर बनकर निकला फ्रांस। और वर्ल्ड वॉर से पहले भी दुनिया पर राज करने वाले देशों में जिनका नाम था उनमें एक ब्रिटेन था और दूसरा था फ्रांस। तो फ्रांस का जो इतिहास है ना, वो बिल्कुल नवाबों वाला रहा है कि नवाबी इनके अंदर अभी पूरी बाकी है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पैसे वाला देश निकल कर आया अमेरिका, तो उसके चलते यह हुआ कि अमेरिका के चलते ये लोग पिछलग्गू रह गए। इतना युद्ध में अपना खर्चा कर दिए कि युद्ध के अंदर कर्जा चुकाते चुकाते अमेरिका के पिछलग्गू रह गए। लेकिन फिर भी अभी हम जिंदा हैं, यही तर्क देते हुए ये फिर से बाहर आ गए और बाहर आए। और मैंने कईयों बार आपको बताया कि फ्रांस के अंदर वो कीड़ा है, तो वो वाली चीज करते हुए ये बाहर आए और इन्होंने आते ही बयान दे दिया कि अमेरिका अगर हमारी सुरक्षा नहीं करता है तो फ्रांस यूरोप की सुरक्षा करेगा। ये लीजिए साहब, मैक्रोन सजेस्ट एक्सटेंडिंग न्यूक्लियर अम्ब्रेला टू यूरोपियन अलाइज इन फेस ऑफ रशियन एग्रेशन, कि अगर रूस से अमेरिका नाटो के माध्यम से हमारी सुरक्षा नहीं करता है तो फिर हम है ना, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम पूरे यूरोप की सुरक्षा करेंगे। अच्छा, एक बात यहां पर मैप से भी समझ लीजिए। यहां पर अगर आप मैप देखें तो इस पूरी तरह से ये जो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, ये जितने भी देश यूरोप के हैं जो कि इस समय रूसी रडार पर हैं, जब से ट्रंप आए हैं पुतिन का पूरा हौसला बढ़ा हुआ है कि भाई यूक्रेन का तो अब कोई बात ही नहीं हो रहा है। यूरोप तो यह तय कर चुका है कि यूक्रेन तो गया, क्योंकि जेलेंस्की को साथ ट्रंप नहीं दे रहे। लेकिन अगर हम लोग भी जेलेंस्की का साथ नहीं दिए तो इस बात की क्या गारंटी है कि रूस यहीं रुक जाएगा? ये तो आगे बढ़ेगा, भविष्य में आगे बढ़ते हुए बाल्टिक देशों तक आएगा, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, फिर पोलैंड आएगा। और अगर ऐसा ही होता गया तो रूस को रोकेगा कौन? क्योंकि यूक्रेन आज सिमट इसलिए रहा है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। तो भाई मुझे अब लीडरशिप लेने की कला सीखनी है और मैं तुरंत बाहर निकलकर आ रहा हूं और कहता हूं कि मैं सबकी सुरक्षा करूंगा। और यह बयान इनका हेडलाइन बन जाता है, फ्रांस कैन कंसीडर पुटिंग यूरोप अंडर फ्रेंच न्यूक्लियर अम्ब्रेला। हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब से अब आप सबकी सुरक्षा करेंगे। तो जनाब बड़ा प्रश्न यह है कि अगर इसने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब जेलेंस्की को भी दे दिया कि तुम लगाओ, तो भाई फिर युद्ध तो रुकना है ही और अमेरिका दूध में से मक्खी की तरह साइड में निकलकर बैठ भी सकता है। लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्या इमानुएल मैक्रोन जेलेंस्की को न्यूक्लियर बॉम्ब दे देंगे, या फिर जेलेंस्की से तो कहेंगे कि तुम तुम्हारा घर जलाओ, मुझे मतलब नहीं है, उसके बाद जो बचे हुए देश हैं, बाल्टिक कंट्रीज जो बची हैं, मैं उनको न्यूक्लियर बॉम्ब दूंगा। हेडलाइन तो साहब ये बन चुकी है, ठीक है। ऐसे में ट्रंप के बीच में मैक्रोन का यह ऑफर पूरी दुनिया में इस बात की तरफ एक और निशाना दे रहा है कि नहीं भाई, हम लीडर तलाश रहे थे, एक लीडर मैक्रोन के रूप में बाहर निकलकर आया है। और इन्होंने अपने इस बयान को बाकायदा खुद के देशवासियों से बातचीत करते हुए रखा है। इमानुएल मैक्रोन ने बाकायदा अपने देश को संबोधित किया और संबोधित करते समय जो बातें बोली, हालांकि ये फ्रेंच बोल रहे थे, लेकिन उसका जो यहां पर अंग्रेजी अनुवाद है उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, और वो ये था कि आई वॉन्ट टू बिलीव दैट यूएस विल स्टैंड बाई आवर साइड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैक्रोन ने यूरोपियन कंट्रीज से कहा कि आप सब लोग अपने खर्च को बढ़ाइए, जो डिफेंस पर जो खर्च है उसे बढ़ाइए, जिसके लिए यूरोप को तैयार होना चाहिए
साथ ही साथ हमें यूक्रेन की सुरक्षा के लिए भी तैयार होना चाहिए। और तो और हमें यह मानना होगा कि रूस से बचने के लिए अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन अगर वो हमारे साथ खड़ा नहीं होता है, लाइन पढ़िएगा, आई वॉन्ट टू बिलीव दैट यूएस विल स्टैंड बाई अवर साइड बट वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट नॉट बी द केस। हमें इस स्थिति के लिए भी तैयार रहना होगा कि यह हमारे साथ ना खड़ा हो तो हम क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में स्टार्ट ऑफ डिस्कशन ऑफ फ्रांस एक्सटेंडिंग द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल टू अदर कंट्रीज stating our nuclear deterrent protect us, its complete sovereign French through and thought। भाई साहब, इन्होंने अपनी तरफ से खुलेआम ऑफर देते हुए अमेरिका से कहा कि देखो भाई, तुम अगर हमारे साथ आते हो बहुत अच्छी बात है, हमारी सुरक्षा करते हो, नथिंग लाइक इट, लेकिन अगर तुम नहीं आते हो तो यार हमें फिर खुद से खुद की सुरक्षा करनी पड़ेगी। और मैं फिर तो इस लीडरशिप को तो निकाल कर लाऊंगा ही, पुराना हमारा अनुभव रहा है। अच्छा, ये बातें क्यों हो रही हैं? असल में हाल ही के समय पर रूस ने अपने बजट का 40% तक सैन्य खर्च पर करने की प्लानिंग की है, ऐसी रिपोर्ट्स निकलकर आ रही हैं। पता चल रहा है कि 2030 तक रूस 3 लाख अतिरिक्त सैनिक, 3000 टैंक और 300 जेट लड़ाकू विमान लेकर तैयारी कर रहा है। तो बोले ये किसके लिए कर रहा है? यूक्रेन तक तो उसे रुकना है नहीं, यानी कि यूक्रेन पर रुक जाएगा यह सोचना अपने आप में एक बहुत अलग प्रकार का प्रश्न होगा। इसलिए जो मॉस्को की प्लानिंग है अपने इस पूरे की पूरे आर्मी को बढ़ाने की, इससे हमें बचना होगा और यूरोप को बचाना होगा। पुतिन यूरोप और फ्रांस के लिए खतरा है और इसे अगर हम देखते रह गए तो यह हमारे लिए एक पागलपन होगा। अब इनकी इस बात को यूरोप के देशों ने कैसे लिया? तो देखो, बेचारे यूरोप के देश तो वैसे ही सिमटे हुए खड़े थे। अब तो हमको याद करना होगा हमारे देश के उन नेताओं को, बीइंग एन इंडियन आपको भी यह बात का प्राउड लेना चाहिए एनी टाइम। इंदिरा गांधी जी और अटल जी के टाइम पर भारत ने जो परमाणु परीक्षण किए, निश्चित ही आज वो कारण है जिसके चलते हम सुरक्षित फील कर रहे हैं। क्योंकि आज जो यूरोप का हाल देखा, यूक्रेन का हाल देखा, वो ये मानते हुए कि डिसआर्मामेंटेशन करना है, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रखना है, यूक्रेन को जो हाल देखना पड़ा, नंबर दूसरा, और यूरोप के अन्य देश जो ये मानते रहे कि हम अपना न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, आज विचार कीजिए कि वो इसकी छत्र छाया में आकर सुरक्षित महसूस करेंगे। और इस दुनिया में जो भी आपको सुरक्षा देता है, बदले में ना जाने क्या क्या ले लेता है। अमेरिका ने जैसे यूक्रेन को डील करने के लिए मजबूर कर दिया है, कभी उसी ने तो इनको कहा था कि तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। डेनमार्क को भी कहा ही होगा कि तुम्हें नाटो में रखकर तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, आज उसका ग्रीनलैंड छीनने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब यह है कि दुनिया को अपने खुद की सुरक्षा के लिए, अपने शस्त्र विकसित करने के लिए तैयारी करनी होगी। यह अब मैसेज निकल के आने शुरू हो चुके हैं। यूरोपियन यूनियन के देशों ने खट्टी छाछ से भी क्यों जाओ वैसी थॉट लेते हुए इसका वेलकम किया कि हां भाई ठीक है, हमें आपका प्लान तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अब तुम्हें अब्बा बनाए, उनसे पहले किसी और को अब्बा बनाया हुआ था, करें क्या? तो भाई ऐसे में फिर इन लोगों के बीच में डिस्कशन शुरू हुआ। जेलेंस्की इन लोगों को यह समझाने में कामयाब हो चुके हैं कि देखो भाई, हम तो डूबेंगे लेकिन तुम्हें भी लेके डूबेंगे, क्योंकि यूक्रेन गया तो हम तो बफर स्टेट हैं। हमारे केस में अगर यूक्रेन गया तो हमारे बाद में पोलैंड भी जाएगा, मानकर चलना, और बाल्टिक कंट्रीज भी जाएंगे, मानकर चलना। और हां, हम सबकी सुरक्षा के लिए कभी नाटो बना था, आज ट्रंप ने धमकी देना यह शुरू कर रखा है कि नाटो में मैं तो नहीं रहूंगा, क्योंकि नाटो के अंदर पैसा तो सारा मेरा खर्च होता है। तो कुल मिलाकर तुम्हें छोड़ दिया गया है कि रूस आकर के तुम्हारे ऊपर कब्जा करे। अच्छा, यह बड़ा सोचा समझा प्लान भी है। कैसे? रूस और अमेरिका अपने आप, दुनिया में कहीं भी संघर्ष हो रहा होता था तो अपने आप दो पाले ले लेते थे कि हां भाई, तुम उसकी तरफ हो तो चलो हम उसकी तरफ हैं, तुम नॉर्थ कोरिया की तरफ हो रूस वालों तो हम साउथ कोरिया की तरफ हैं। मतलब बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर चाइना के साथ में, ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है तो रूस चला गया चाइना के साथ। ऐसे ही भारत पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा है, रूस आ गया भारत के साथ। ऑटोमेटिक डिवीजन हो जाता था कि नहीं, बढ़ जाओ भाई, बढ़ जाओ, फटाफट बढ़ जाओ, तुम तुम्हारे हम हमारे, ऐसे। लेकिन ट्रंप ने एक बड़ी कूटनीतिक चाल चली, और वो चाल क्या है कि भाई रूस का साथ पकड़ लो, ये दो ही तो दुश्मन, भाई हम दोनों ही बड़े दुश्मन हैं, दोनों ही सेटिंग कर लिए कि भाई तू तेरा फैला ले मामला और मैं मेरा फैला लेता हूं, दोनों को ही पहले बड़ा बनना है, फिर लड़ते रहेंगे, शक्ति परीक्षण तो बाद में भी कर लेंगे। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय भी रूस और अमेरिका एक साथ ही तो युद्ध लड़े थे जर्मनी के खिलाफ, बाद में अब फिर से यही वही हाल कर रहे हैं। भाई अगर मान लो गलती से भी रूस को ट्रंप अपने साथ ना लेते
तो जैसे ही ट्रंप ये कहते कि मैं पनामा पर कंट्रोल करने जाऊंगा, तत्काल प्रभाव से रूसी जहाज निकल के पनामा पे जाके खड़े हो जाते। कैसे आओगे जरा बताओ आकर के। भाई जब वो क्यूबा के साथ जाके खड़ा हो सकता है तो पनामा तो बहुत हॉट केक है, वहां खड़ा होता। दूसरा, जैसे ही वो ट्रंप ने कहा कि मैं ग्रीनलैंड लेने जाऊंगा, यह तुरंत रूस अपने जहाज भेज देता, लेके दिखा। ऐसे में अब इन दोनों ने सेटिंग कर ली। सेटिंग इसकी कि देख मैं पनामा और ग्रीनलैंड ले रहा हूं और यूक्रेन का थोड़ा हिस्सा तुम तुम्हारा यूक्रेन पकड़ के रखो, और तुम्हें भी बाल्टिक नेशंस के ऊपर कब्जा कर ही लेना चाहिए ताकि बाल्टिक समुद्र के अंदर तुम्हारी एंट्री हो जाए। यह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दो बड़े देशों की। जैसे ब्रिटेन और फ्रांस दुनिया भर का संघर्ष करते थे, लेकिन जब अपने हित होते थे तो तत्काल प्रभाव से दोस्त बन जाते थे। इन दोनों ने, रूस और अमेरिका ने, कुछ वैसा ही प्लान किया हुआ है। बेचारे यूरोपियन यूनियन वाले बैठकर मीटिंग किए, सब सेटिंग वेटिंग बैठी कि बताओ भाई क्या करना है, ट्रंप से कैसे निपटना है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ट्रंप ने अपना मामला स्पष्ट कर रखा है। इनको धमकाना ही उद्देश्य नहीं था, इनको धमका करके यूरोप को यह समझाना था कि लो मेरा एक्शन हो गया है। और ऐसे में फिलहाल यूरोप की चिंता इस बात से और बढ़ गई क्योंकि वो यूरोप पर भी टैरिफ का पासा फेंक दिया है। ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि मैं यूरोप पर भी टैरिफ लगाऊंगा और 25% तक टैरिफ लगाऊंगा यूरोपियन यूनियन देशों पर। इन लोगों के बीच तो एग्रीमेंट हो रखे थे कि हम तो फ्री ट्रेड वाले हैं। बोले ना 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 ना, आप लोग आइए टैरिफ लगाइए, तुम्हारा बहुत सामान हमारे यहां आ रहा है। तो यूरोप को बढ़िया से कूट पीट करके सेट कर दिया गया है। इतने में इनका जो 25% एग्री हो तब की तब है। न्यूज बड़ी जर्मनी के अखबारों में यह बनती है कि अमेरिका खुद को तो फर्स्ट करने निकल गया है, अब यूरोप का रखवाला कौन होगा। इस पर हमने पहले भी आपके सामने कुछ सेशंस किए थे और कहा था कि अमेरिका नाटो छोड़ने की मल्टीपल टाइम धमकी दे चुका है, जिसके बीच में अमेरिका और यूरोप एक दूसरे का आमना सामना कर रहे हैं। ट्रंप फिर से बोल दिए हैं और क्या कह दिया है, अभी कुछ घंटे पहले की खबर है, अगर नाटो मेंबर्स पैसे नहीं देते तो अमेरिका उनकी सुरक्षा नहीं करेगा। ये एकदम स्ट्रेटजी है इस आदमी की कि ये कंप्लीट तरीके से यूरोप के देशों को ये कह के नहीं छोड़ रहा है कि हां भाई मैं तुमको इसलिए छोड़ रहा हूं कि मेरा पुतिन के साथ सेटिंग हो गया है, मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम लोग पैसे नहीं देते। अरे पैसे देने की आदत ही नहीं डाली थी तुमने कभी, ये तो अचानक हो गया ना मध्यम मार्ग में जाकर। जैसे अमेरिका ने जो जेलेंस्की की अब तक मदद की थी वो सारी मदद एड के नाम पर हुआ करती थी। लास्ट मोमेंट पर जाकर आप कह रहे हो कि मुझे मिनरल डील दो नहीं तो तुम्हारी मदद कैंसिल कर दूंगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। ऐसे ही पुतिन के सामने खड़ा करके, मतलब बंदूक की नोक पर खड़ा करके यूरोप वालों से कहा जा रहा है कि या तो मुझे नाटो के लिए पैसा दो, पैसा नहीं दोगे मैं खुला छोड़ दूंगा, मैं कह दूंगा पुतिन कर ले जो करना है। तो देखो क्या यूरोप अब पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। अगर पैसा मिल गया तो अमेरिका को तो वैसे भी विन विन सिचुएशन मिल गई। ये बड़ा तगड़ा दाव इन्होंने तत्काल प्रभाव से खींच दिया और कहा कि देखो मैं नाटो से बाहर हो जाऊंगा अगर पैसा नहीं दिया। तो जेलेंस्की के केस में तो अमेरिका ने अभी की अभी इसका जो इंटेलिजेंस शेयरिंग थी वो रोक दी, और दूसरी तरफ से इन लोगों के सामने ये ऑप्शन रख दिया कि हां भाई तुम अगर साथ आना चाहते हो तो पैसा देकर के मेरे साथ आ जाओ, अदर तुम लोगों के लिए मैंने रशिया को खुला छोड़ दिया है। डेनमार्क के हाल क्या है वो आप लोगों को पता ही है क्योंकि वो ग्रीनलैंड की तरफ आगे बढ़ रखा है। अब यूरोपियन लीडर कर क्या रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं कि ट्रंप को कैसे हम साथ लेकर आए या फिर ट्रंप के बिना खुद को कैसे सुरक्षित करें। बड़ी चुनौती इस समय यूरोपियन लीडर्स की यही है कि भाई अगर ट्रंप हमारे खिलाफ हो गए तब तो उसका सॉल्यूशन केवल इतना है कि हम अपनी सुरक्षा खुद करें, लेकिन इसको करने के लिए तरीका क्या हो। तो तरीके में फ्रांस निकलकर आया कि लाओ मैं तुम्हारी सुरक्षा करने को तैयार हूं, मेरे न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर लो, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। ऐसे में यूरोप को भी अब यह समझने की जरूरत है जब तक खुद की कंबाइंड फोर्स बनकर नहीं आएगी, खुद के वेपन्स नहीं बनाएंगे, कल को फिर फ्रांस इनके ऊपर आकर के बैठ जाएगा। फिलहाल के लिए फ्रांसीसी और ब्रिटिश न्यूक्लियर अम्ब्रेला को लेकर के यूरोप में चर्चा चल रही है कि भाई इन्हीं दो देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है, इन दोनों के न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करके कम से कम खुद की सुरक्षा तो कर लें। तो एक तरह से समझो पूरा ब्रिटेन, पूरा की पूरा जो यूरोप है अब वो इन दो के ऊपर कृपा पर टिका है। ये दोनों अगर चाह लिए तो भाई साहब ये ही इस समय मतलब रूस से यूरोप की सुरक्षा कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका तो पीछे हट गया, उसका तो अपना उद्देश्य था जिसको पूरा करने वो निकल गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताता हूं कि अमेरिका ने कैसे इन लोगों को पंगु बनाया। अब उस फैक्ट को भी आप एक बार देखें।
अमेरिका ने यूरोप में अपनी फोर्सेस कितनी तैनात कर रखी हैं, आप इस तस्वीर को अगर ध्यान से देखें तो समझ पाएंगे। यूके में 10,000 अमेरिकी सैनिक हैं, जर्मनी में 39,000, पोलैंड में 14,000। इन सब देशों में अमेरिकी सैनिक हैं जो कि लोकेशन दबाकर बैठे हुए हैं। ये सारे अमेरिकी बेसिस दिख रहे हैं आपको जो यूरोप में बने हुए हैं। अगर नाटो फोर्सेस की बात करें तो सबसे बड़ा जो नंबर है नाटो फोर्सेस का, वो 13.5 लाख नाटो के सैनिक जो हैं वो अमेरिका के अपने हैं। तो ऐसे में अमेरिका नाटो अगर हटा लेता है तो ये तो बेचारे एकदम एक्सपोज हो जाएंगे। अमेरिका कहता यह है कि मैं सबसे ज्यादा 60% तक खर्चा मैं करता हूं, यूरोप वाले करते ही नहीं है। तो अब यूरोप के पास अल्टरनेटिव क्या बचता है? या तो तुरंत अमेरिका के साथ खड़े होकर कहें कि सर हम पैसे देने को तैयार हैं, हमें नाटो में रख लो और हमारी सुरक्षा तय कर लो, तो अमेरिका उससे भी पैसे कमा गया। या फिर अगर ये नाटो छोड़ देते हैं तो खुद की सुरक्षा के लिए इन्हें तत्काल प्रभाव से अपनी सैनिक बढ़ाने पड़ेंगे, तो ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो ज्यादा खर्चा खुद की सेना को विकसित करने में करना है, यह देखना होगा, या फिर अमेरिका को ही पैसे देकर के 5% अमेरिका ने मांगा है कि आपकी जीडीपी का 5% मुझे दे दो रक्षा बजट के नाम पर। अगर अपनी जीडीपी का 5% रक्षा बजट के नाम पर मुझे देते हो तो मैं तुम्हारी सुरक्षा कर लूंगा। यह भारत का इतिहास अगर आप ढंग से पढ़ेंगे ना तो आप भारत के इतिहास में इन्हीं बातों को घूमते हुए पाएंगे। कैसे मराठों के आक्रमण हुआ करते थे राजपुताने पर, उस समय क्या डील की जाती थी, कैसे ब्रिटिशर्स के द्वारा आक्रमण किए जाते थे राजघरानों पर, उनसे क्या डील की जाती थी। वो सारे के सारे जो तर्क है ना वो आपको अब अपने आंखों के सामने होते हुए दिखेंगे। देखना होगा आने वाले समय पर क्या होगा। लेकिन अब बड़ा सवाल यह बनता है कि साहब रूस इस विषय पर क्या बोलता है, रूस का क्या मानना है। और दूसरा, अमेरिका का ही सारा किया धरा यूक्रेन के अंदर था, लेकिन जैसे अमेरिका ने स्टारलिंक लगाकर यूक्रेन को दिया हुआ था, अब जब यूक्रेन को पूरी तरह से उसने अकेला छोड़ दिया है, पैसा नहीं दे रहा, डिफेंस मतलब इंटेलिजेंस नहीं दे रहा, तो इलॉन मस्क भी यहां से स्टारलिंक अपना उखाड़ कर ले जा रहे हैं। इसी बीच में यूरोप में से फिर आवाज आई। यूरोप वालों ने कहा कि ये जेलेंस्की तुम्हें अकेला मरते नहीं छोड़ेंगे भाई, हम अपना सैटेलाइट तुम्हें दे रहे हैं। तो यूटेल सेट नाम से यूरोप का एक सैटेलाइट है जिसे यूक्रेन को दिया जा रहा है कि तुम अपनी सुरक्षा इससे कर लो, जब तक कुछ मैसेज चाहिए तो ले लो। अब बेचारा जेलेंस्की परेशान इसलिए है कि तुम तो तुम्हारी चिंताएं करने लग गए, मेरी कौन करेगा। यूरोप तो अपनी चिंता में जुटा हुआ है कि जेलेंस्की बर्बाद होगा तब मेरा क्या होगा। जेलेंस्की इस बीच में क्या करे, तो जेलेंस्की को भी बिल्कुल अमेरिका ने तो वहीं ले जाकर किनारे पे छोड़ दिया है कि या तो बेटा हाथ छोड़ते नीचे गिरेगा। तो ये पहुंच गए यहां पे कि सर अब देख लो, कुछ कर सकते हो तो बताओ, मैंने गलती कर दी थी, आपके सामने गलत बोल गया था। तो ये भाई जाने के लिए तैयार है मिनरल डील के लिए। अब अमेरिका हालांकि इसको इतना दुखी करना चाहता है कि एक बार तू ना रो ले ढंग से, और एक बार रूस अच्छे से तेरे अंदर घुस जाने दे, ताकि सबको यह एहसास हो कि अमेरिका क्या है। तो इसके साथ अब वही खेला चल रहा है। अब इस बात पर रूस का बयान क्या है वो भी सुन लीजिए। रूस से पूछा गया कि साहब फ्रांस ने ऐसा कहा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब का उपयोग कर लिया जाए यूरोप के ऊपर, तो उसने कहा नहीं नहीं साहब, हम तो इसको धमकी मानते हैं। रशिया ने साफ साफ कहा कि मैक्रोन अगर ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन यूज किया जाए तो हम तो इसको धमकी मानते हैं, आप इसका मतलब हमको धमकी दे रहे हो। तब भाई साहब रूस को धमकी कौन देगा, ये तो पहले ही सेटिंग हो चुकी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है, 4 साल पूरे आनंद के साथ बीतने वाले हैं। बने रहिए ताकि अपडेटेड जानकारी मिलती रहे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका कोई खर्चा नहीं है।